वायरल हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न वायरल हो गया। सोशल साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न हुआ वायरल। देखिए यहाँ पर सेकेंडरी मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 का जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं इस एग्ज़ाम में, तो उनका जो है विषय 111 कोड से ही सामाजिक विज्ञान का पेपर मिलेगा, जो बिल्कुल आपको इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। यह एग्ज़ाम जो है दरअसल 50 अंक ही ली जा रही है, जिसमें 30 को ऑब्जेक्टिव और बाकी जो है आपको सब्जेक्टिव 20 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग खंड अ से ऑब्जेक्टिव को कवर किए होंगे, जहां से आपको 30 ऑब्जेक्टिव मिला होगा, और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है। तो अभी आप लोगों के सामने हम सेक्शन बी अर्थात खंड ब को बताएंगे, जिसमें आपको प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न होगा, जिसमें इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल और उसके बाद में आपको अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधक की प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो प्रश्न आपको यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि जर्मनीकरण की बाधाएं क्या थी। तो यही प्रश्न यहाँ दिया गया है, बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि जर्मनी एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो आपको कोशिश करना है कि केवल इस वीडियो को देखना है और स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को पॉज करके देख के आप एग्जाम में लिख सकते हैं अभी, या याद कर ले तो बेहतर होगा। तो चलिए अगर आप मोबाइल लेकर गए हैं एग्जाम में तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। यहाँ स्पष्ट रूप से जर्मनी एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी, क्योंकि यह नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि इस समय पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व जर्मन राज्यों पर था और वह नहीं चाहते थे कि इनका एकीकरण हो और ऑस्ट्रिया को इस राज्य को हाथ से धोना पड़ा। इसलिए ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण के में कई तरह की हस्तक्षेप कर ली थी। ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो स्वराज पार्टी मुख्य का उद्देश्य जो है आपको दिया गया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या था कि स्वराज पार्टी की पराधीन भारत के स्वतंत्र संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्व शासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज्य का अर्थ है अपना राज्य। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लिए, कवर कर लिए। और आगे प्रश्न जो आपको 4 नंबर प्रश्न उसमें दिया गया, उसकी उत्तर जो है राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। यह जो है राजनीतिक शास्त्र से है, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। देख लीजिए प्रश्न। उसके बाद देखिए उत्तर इसका दिया हुआ है कि लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाए जाते हैं। यह प्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। जनता भी किसी न किसी राजनीतिक दल के ऊपर विश्वास करती है और उनकी नीतियों का समर्थन करती है। चुनाव के दौरान यही राजनीतिक दल के सदस्यगण चुनाव लड़ते हैं, चयनित होते हैं और बहुमत प्राप्ति के बाद सरकार का गठन करते हैं। यदि जिन दलों को बहुमत की प्राप्ति नहीं होती है वह विपक्ष के रूप में जनता के हित में आवाज़ उठाते हैं। यदि राजनीतिक दल न हो तो जनतंत्र के अंतर्गत प्रतिनिधि सरकार का निर्माण ही संभव नहीं, उनकी समस्याओं को सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण है। ठीक है। अगली प्रश्न जो है आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र के प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं को बताना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न होता है। पहला होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों विद्यमान रहते हैं। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में कार्यों को स्पष्ट विभाजन रहता है। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। यहाँ उसका उत्तर दिया हुआ है। दूसरा उत्तर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में विभाजन, नीतियों के निर्धारण, लक्ष्य एवं उद्देश्यों के निर्धारण, साधनों को आवंटन आदि सभी बातों पर निर्णय जनप्रतिनिधियों को द्वारा लिया जाता है। तीसरा जो आप देख पाए हैं कि आर्थिक नियोजन, इसमें देश के आर्थिक विकास हेतु आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करती है। दोनों ही क्षेत्रों अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर कार्य करती है। तो यहाँ इसकी सही उत्तर हो गया। अब जो है अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताना है। मृदा संरक्षण के 2 उपाय आपको बताना है। तो सबसे पहला है कि ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना है। दूसरा है पानी के बहाव को रोकना है। तीसरा जो है सघन वृक्षारोपण करना है, जिससे वायु का प्रवाह कम हो। ठीक है। और 4 जो है अतिचारण को नियंत्रित करना है। तो आपको 2 ही पूछा गया है, कोई इसमें से 2 लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए कि रूसी का क्रांति जो हुआ था उससे प्रभाव क्या क्या पड़ा था। तो इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसे अन्य क्षेत्रों को भी लिए आंदोलन के लिए प्रोत्साहन दिया। जो रूसी क्रांति के बाद
क्या लिखा हुआ है कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह से का विभाजन नहीं देखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूप के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शास्त्रों की होड़ चलती ही रही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो 1919 ईस्वी में इससे 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के अग्रणी भूमिका था। गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया। चंपारण एवं खेरा में कृषक आंदोलन एवं अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में उन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं को साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और रौलट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-1921 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलनों को नई दिशा प्रदान की और अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश को आज़ाद करा दिया, यानी आज़ाद हो गया। ठीक है, यही कारण था। अगली प्रश्न देखिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के लिखना है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या है? तो बिहार के पिछड़ेपन का आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार के, जैसे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे पहले है। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो रहे हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। 2 में दिया हुआ है आधारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य के लिए आधारिक संरचनाओं का होना जरूरी होता है, लेकिन बिहार इस मामले में काफ़ी पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है, साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा भी कम है। ठीक है, यहाँ 3 नंबर देख रहे हैं, कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यह कि अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि के भी हालत ठीक नहीं है, हमारी कृषि भी काफ़ी पिछड़ी हुई है। तो इसी के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ समाप्त हो रहा है। वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।